तो नाना क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 8 बजे के इस साप्ताहिक टेस्ट में आपको पता है ये सप्ताह नया स्टार्ट हो गया, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आपको साइंस जीके की क्लास मिलेगी। तो लाइव टेस्ट के माध्यम से सुबह 8 बजे हर रोज़ आपको साइंस और कंप्यूटर की क्लास 3-3 दिन मिलती है। और पार्ट नंबर 9 लेके हैं। इससे पहले 8 पार्ट हम डाल चुके हैं और हमारे इस विज्ञान में बायो के चल रहे हैं टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक है अनुवांशिकी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुवांशिकी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे 30 टॉप क्वेश्चन और मुख्य तथ्य के साथ। तो शुरुआत करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो। और कल 9 बजे आपको मिला था राजस्थान की इंपॉर्टेंट हस्तकला, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और 8 बजे आपको मिला था एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक से हमने शुरुआत की है वो वीडियो। तो उसको सपोर्ट करना, लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो शुरुआत करते हैं इस साइंस के अनुवांशिकी टॉपिक से। क्वेश्चन पहला, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक, तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। किसको? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, जिनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी। और विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र की खोज की थी। और बॉन बोंडेन, इन्होंने तारकाय की खोज की थी। कोशिका में जो तारकाय होता है उसके खोजकर्ता कौन थे? बॉन बेंडेन। ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकी की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की। तो चारों इंपॉर्टेंट आपके लिए। और ग्रेगर कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंश यानी गति का अध्ययन किया जाता है, तो जाहिर सी बात है अनुवांशिकी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी। तीसरा, वंशागति की इकाई क्या है? वंशागति की इकाई है क्या? तो जीन है। जीन के माध्यम से दर पीढ़ी वंश बढ़ता है। जीन वह कारक है किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे जीन कहते हैं, ध्यान रखना। और ऑप्शन में है फिनोटाइप यानी फ्रीनोटाइप, इसको कहते हैं समलक्षणी। वे लक्षण जिन्हें बाहर से देखने पर पता चलता है, जैसे लंबा बोना वो होता है। और जीनोटाइप यानी समजीनी, लक्षणों को नियंत्रण करने वाले कारक जीनोटाइप होते हैं। और हिट्रोजाइग्रस होता है जब लक्षण को नियंत्रण करने वाले कारक एक साथ उपस्थित हो, इसे विषम युग्मनजी भी कहते हैं। हिट्रोजाइग्रस या विषम युग्मनजी। जीन शब्द का जनक किसे कहा जाता है? जीन, ठीक है, वो अनुवांशिकी था जीन। तो जीन शब्द का जो जनक है वो जोहानसन को कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आता है, जोहानसन को जीन शब्द का जनक कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल, मैंने आपको बता दिया, ग्रेगर मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए कारक शब्द को जोहानसन ने जीन नाम दिया था। ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने। और स्टार्लिंग ने हार्मोन की खोज की थी। हार्मोन्स की खोज किसने की थी? स्टार्लिंग ने। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ग्रेगर मेंडल ने जो नाम दिया था अनुवांशिकी, उसको जीन नाम किसने दिया? जोहानसन। मेंडल द्वारा प्रयोग हेतु लाए गए मटर के पादप के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? मेंडल ने अनुवांशिकी के लिए मटर के पौधों का प्रयोग किया। ये भी क्वेश्चन आता है, किस पौधे का? मटर, उसका। तो इसमें कौन सा उचित नहीं है? तो देखो, इसमें विपुषण विधि द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से किया जा सकता है, ये सही है। यह द्विलिंगी पुष्पीय पौधा होता है, ये भी सही है। बहुवर्षीय पादप होने के कारण एक साथ कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जाता है, ये गलत है, ध्यान रखना। कथन ये सही नहीं है। इसमें विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो ध्यान रखना, ये एक वर्षीय पौधा होता है, बहुवर्षीय पौधा नहीं होता है। छठा, दो जाति के जीवों के बीच निषेचन कर नई संतति प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाते हैं संकरण। क्या कहलाती है? संकरण। ये जनक पीढ़ी क्या होती है? तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहा जाता है। और क्रोमोसोम, इन्हें गुणसूत्र भी कहते हैं। ये केंद्र द्रव में धागेनुमा रूप में लिपटे रहते हैं और गुणसूत्र जालक का निर्माण करते हैं। और एक ऑप्शन है प्रासरण। प्रासरण के कारण ही किशमिश को पानी में डालने पर फूल जाती है।
प्राशन के कारण जो किशमिश होती है उसको पानी में डालते ही फूल जाती है। 7 नंबर, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं उन्हें स्थान कहते हैं। F1 पीढ़ी में प्रदर्शित है उनको कहते हैं प्रभावी लक्षण। कौन से? प्रभावी लक्षण। F1 पीढ़ी, F1 यानी फर्स्ट फिलिंग जनरेशन, फर्स्ट फिलेल जनरेशन जनकों के संकरण से प्राप्त होती है। अप्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं और जीन प्रारूप जीवों के आनुवंशिकीय संगठन को जीन प्रारूप कहते हैं। जीवों के आनुवंशिकीय संगठन को। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति के संबंध में कौन सा नियम दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, तो ध्यान रखना, प्रभाविता का नियम दिया, युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम दिया, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब ये प्रभाविता का नियम क्या होता है? तो जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी में उत्पन्न लक्षण प्रभावी तथा दूसरी पीढ़ी में छिपे लक्षण अप्रभावी होते हैं। वो तो होता है प्रभाविता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्म में चलते जाते हैं, अतः इसे पृथक्करण का नियम है या विसंयोजन नियम भी कहते हैं। और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, यह नियम द्विसंकर संकरण के नियमों पर आधारित है। द्विसंकर संकरण के नियमों पर आधारित है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो तीनों नियम ध्यान रखना ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपनाए थे। वह संकरण जिसमें कई लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, कई लक्षणों का, तो बहुसंकरण हो जाएगा। कौन सा? बहुसंकरण। द्वितीय पीढ़ी में पौधों का लक्षण प्रारूप फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? द्वितीय पीढ़ी में पौधों का जो लक्षण का जो प्रारूप होता है यानी फिनोटाइप होता है वो कितना होता है? तो 3:1 का होता है। 3:, ये 9:3 समानुपात 3:1 ये किसका होता है? तो ये F1 पीढ़ी का F2 से स्वपरागण कराने पर प्राप्त होता है अनुपात। और 1:2:1 F2 का जीन प्रारूप अनुपात होता है ये। और 1:1 जब लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप का अनुपात समान होता है, जब लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का अनुपात समान होता है तो ये होता है। और पौधों का लक्षण प्रारूप अनुपात होता है 3:1। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो सारे लाइक कर दो फटाफट और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, क्योंकि सप्ताह के 3 दिन साइंस, 3 दिन कंप्यूटर और संडे के दिन आपको महिला बाल विकास का टॉपिक है मिलता है। और सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध होता ही होता है। यदि किसी पादप के पुष्प का रंग बैंगनी हो तो उसमें लक्षण होता है। अगर किसी पादप के पुष्प का रंग बैंगनी होता है तो उसमें जो लक्षण होगा वो प्रभावी लक्षण होगा। कौन सा होगा? प्रभावी होगा। अगर पुष्प का रंग सफेद हो तो वो अप्रभावी लक्षण होगा। सफेद हो तो अप्रभावी, बैंगनी होगा तो प्रभावी लक्षण होगा। ध्यान रखना। ही कौन सा कथन पादप के लक्षण के संबंध में उचित नहीं है? कौन सा कथन पादप के लक्षण के संबंध में उचित नहीं है? तो बीज का हरा रंग उसका अप्रभावी लक्षण है, ये सही है। पादप का बोनापन है तो वह प्रभावी लक्षण है, ये गलत है। अगर पादप का बोनापन है तो वो अप्रभावी लक्षण होगा। ध्यान रखना। पुष्प का कक्षीय होना प्रभावी लक्षण है, ये भी सही है। बीज का जोरीदार होना अप्रभावी लक्षण, ये भी सही है। तो बी नंबर इसका गलत हो जाएगा। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है वाटसन या वेटसन को कहा जाता है। ये मॉर्गन कौन था? तो मॉर्गन प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक थे। हॉलैंड कौन था? तो मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी हॉलैंड ने, और ये मेंडल आपको पता है आनुवंशिकी का जनक था। आनुवंशिकी का जनक पूछे तो ग्रेगर जॉन मेंडल, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक पूछे तो वेटसन या वाटसन। ध्यान रखना। डीएनए के 2 स्ट्रैंड आपस में बंधे होते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में बंधे होते हैं तो हाइड्रोजन बंधन के द्वारा बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बंधन के द्वारा। और जो डीएनए होते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए, तो ध्यान रखना डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह, क्योंकि फिंगरप्रिंट का हम बहुत बार यूज करते हैं तो वहां से हमें पता लग जाता है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ, तो कोशिका में पाया जाने वाला जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए है।
डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? डीएनए का। ये आरएनए क्या होता है? तो राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। यह एक सूत्री व इसमें शर्करा पाई जाती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है तथा थाइमिन नाइट्रोजनी कारक के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। जो थाइमिन नाइट्रोजनी क्षारक होता है उसके स्थान पर इसमें क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। प्रोटीन क्या होता है? तो यह हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोर के वे यौगिक होते हैं जो शरीर के विकास और अंगों की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। ध्यान रखना, प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ध्यान रखना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन 1 अनुपात, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 अनुपात से मिलकर बना होता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी? हाइड्रोजन की। यह शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। तो क्वेश्चन, ये टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ। शरीर के मुख्य स्रोत है, विटामिन है, जितने भी है, रक्त परिसंचरण है, कोशिका, सारे टॉपिक पिछले 8 वीडियो में आपको मैं दे चुका हूँ। तो 2-3 वीडियो और बच जाती है बायो की, उसके बाद में हम फिजिक्स से स्टार्ट कर देंगे। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो ध्यान रखना, आनुवंशिक भिन्नता और वातावरण की भिन्नता के कारण नहीं होती है। वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती है, जो मुख्यतः के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? तो हमें पता ही है, जीन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। गुणसूत्र की बाह्य झिल्ली क्या कहलाती है? गुणसूत्र की जो बाह्य झिल्ली होती है वो क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना, उसको पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल, ये पेलिकल क्या होती है? यह गुणसूत्र की बाह्य झिल्ली है। इसमें एक कणिकानुमा संरचना होती है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये नाम आया काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होता है? इसमें कोशिका विभाजन के समय ट्रंकुतंड आकार जुड़ते हैं, ट्रंकुतंड आकार जुड़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, जो वसा प्रोटीन की बनी होती है। जो वसा व प्रोटीन की बनी होती है, कौन? प्लाज्मा झिल्ली। और क्रोमोनियर, यह गुणसूत्र में पाई जाने वाली मन के नुमा संरचना होती है। क्रोमोनियर मन के नुमा संरचना होती है। तो चारों के चारों ऑप्शन मैं लगभग जहाँ तक कोशिश हो रही है आपको बातें बता रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे थंबनेल कर दो एक बार। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो 8 बजे के सेशन में जरूर ये वीडियो देखा करो, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। राजस्थान पुलिस, पटवार, चाहे आप रेलवे की तैयारी करें, चाहे आप एसएससी की। मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो द्विगुणित जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, और 23 + 23 यानी 46 गुणसूत्र हो गई। निम्न में से कौन सा रोग लिंग गुणसूत्र की अनियमितता से होता है? लिंग गुणसूत्र की अनियमितता से होता है। तो ए और बी दोनों ही, यानी टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होते क्या है? तो ये टर्नर सिंड्रोम, इस प्रकार के सिंड्रोम में मादा लैंगिक रूप से अपरिपक्व होती है। इन मादाओं की जीन प्रारूप, यानी जो 44 + X0, यानी एक X गुणसूत्र की कमी होती है। इससे 46 के बजाय 45 ही गुण रह जाते हैं, यानी XX होना चाहिए लेकिन 0 है। वो क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। और ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? इस सिंड्रोम में नर में मादा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। किसमें? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में। अतः इस प्रकार के नर नपुंसक होते हैं जिनकी जीन प्रारूप क्षमता क्या होती है? 44 + XXY होता है। और एक है पटाऊ सिंड्रोम। ये पटाऊ सिंड्रोम क्या है? तो पटाऊ सिंड्रोम यह कार्मिक गुणसूत्र की अनियमितता से होता है। यह 13वें गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र बनाने के कारण होता है। ध्यान रखना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। 22 नंबर, डीएनए अंगुली छाप तकनीक का प्रयोग किसके संसूजन में किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप तकनीक का प्रयोग किसके संसूजन में किया जाता है? तो ध्यान रखना, विवादित जनकता जब हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा, आपने मूवी देखी होगी, उसमें एक पुत्र होता है, वो या 2 पिता होते हैं, वो एक पुत्र के लिए लड़ते रहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। या कोई पुत्र होता है, वो कहते हैं ये बाप मेरा है, ये मेरा बाप है। तो उससे क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। वो कहते हैं ना, डीएनए टेस्ट करवाना है अपना। कई पंजाबी फिल्में वगैरह देखिए तो उसमें होता है विवादित जनकता के कारण। वर्णांधता रोग वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है। वर्णांधता हो जाती है
जिस व्यक्ति को उसको लाल रंग कैसा दिखाई देगा, तो हरा दिखाई देगा, हरा। ये वर्णांधता, इस रोग में जीन एक्स लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें स्त्रियां रोग वाहक होती है, ध्यान रखना। वर्णांधता में स्त्रियां रोग वाहक होती है तथा नर शिशु रोग से ग्रसित पाया जाता है। इस रोग में पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद कर नहीं पाता। अगर हरा रंग है तो उसे लाल दिखेगा और लाल है तो हरा दिखेगा। एक वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है? एक वर्णांध पुरुष होगा और एक सामान्य महिला, अगर उनकी संतान है तो उनके पुत्रों के वर्णांधता होने की संभावना 0% होती है, क्योंकि वह कौन है? महिला। मनुष्य में कौन से गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होता है? मनुष्य में कौन से गुणसूत्र मिलेंगे जब बालक का जन्म होगा? तो ध्यान रखना, पुरुष Y और स्त्री X जब मिलेंगे तो ही बालक का जन्म होगा। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन ही। पांचवें गुणसूत्र की भुजा विलुप्त होने के कारण कौन सा सिंड्रोम उत्पन्न होता है? ये पांचवें हैं, ध्यान रखना। पांचवें गुणसूत्र की भुजा विलुप्त होने के कारण कौन सा सिंड्रोम उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखना, कैट क्राई सिंड्रोम। कौन सा? कैट क्राई सिंड्रोम उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा सिंड्रोम कायिक गुणसूत्र की असमानता के कारण होता है? सिंड्रोम कायिक गुणसूत्र की असमानता के कारण होता है। तो उपयुक्त सभी इसमें क्या आ जाएगा? डाउन सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। अभी होता क्या है डाउन सिंड्रोम? तो यह सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र पर 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र बनने के कारण होता है। इस रोग से शिशु मंदबुद्धि और नाट्य कद यानी नाटा कद हो जाता है और मुख खुला रहता है। और ये कैट क्राई सिंड्रोम क्या होता है? ये 5वें गुणसूत्र की भुजा विलुप्त होने से होता है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, इस रोग में बच्चा रोते समय बिल्ली की तरह आवाज निकालेगा, कैट क्राई सिंड्रोम में। और एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें 18वें गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र बनते हैं। इस प्रकार के लक्षण वाले जीवित नहीं रह पाते, ध्यान रखना, एडवर्ड सिंड्रोम वाले। तो तीनों के तीनों हो गए कायिक गुणसूत्र की असमानता। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बिडल व टेटम ने। किसने? बिडल व टेटम ने किया था, याद रख लेना। ऑप्शन आया विल्सन व स्टीवेंस। ये कौन है? तो लिंग निर्धारण हेतु गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था इन्होंने। और ये क्रिक डीएनए से एमआरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण उपयुक्त क्रम में होने का केंद्रीय सिद्धांत दिया था। और होले आरएनए से 3D मॉडल संरचना सिद्धांत दिया था मोले ने, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम बिडल व टेंटम। और 30 नंबर, मनुष्य में पाए जाने वाले 22वें गुणसूत्र को क्या कहते हैं? मनुष्य में जो 22वां गुणसूत्र पाया जाता है उसे फिलाडेल्फिया कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आपके लिए अनुवांशिक के। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रतिरक्षा व रक्त समूह से संबंधित। 2-3 अभी जीव विज्ञान के टॉपिक रह गए, उसके बाद में हम भौतिक विज्ञान शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट 8 बजे के सेशन में, क्योंकि सप्ताह के 3 दिन आपको साइंस के टॉपिक मिलते हैं। और पीडीएफ इसके आपको नाना क्लासेस ग्रुप टेलीग्राम में प्राप्त हो जाती है, ध्यान रखना। 1-2 दिनों से आपको पीडीएफ प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन सारी की सारी उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।